स्टूडेंट्स, दिस इज रमा पांडे इन फ्रंट ऑफ यू। हम जो चैप्टर कर रहे थे वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन, तरंग गति और उसके अनुप्रयोग, उसी में नेक्स्ट टॉपिक है पीरियोडिक मोशन, आवर्त गति। मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर के नोट्स भी मैं आपको आपके ग्रुप में, कॉलेज के ग्रुप में या यूराइज पोर्टल पर सेंड कर दूंगी, दोनों लैंग्वेजेस में, जिन्हें भी आप पढ़ें। अगर वीडियो देखकर कोई कंफ्यूजन होता है तो मुझसे क्वेरी करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। पीरियोडिक मोशन, आवर्त गति का मतलब होता है जब कोई बॉडी एक निश्चित समय में अपने गति को दोहराती है, जब कोई बॉडी रिपीट करती है अपना मोशन एक डेफिनेट टाइम में, और उसका जो मार्ग होता है, उसका जो पाथ होता है वो भी निश्चित होता है, तो इसी प्रकार की गति को हम कह देते हैं आवर्त गति। जैसे जो प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स ग्रह होते हैं। ग्रह कौन से होते हैं? ऐसी बॉडीज जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनको ही हम कह देते हैं ग्रह, प्लैनेट्स। और उनका काम क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। और वो चक्कर क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो सूर्य से, सन से अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जब हम किसी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, तो हम भी उसके चारों ओर गति करने लगते हैं। उसी तरह से जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर गति करते हैं, एक निश्चित मार्ग पर ही गति करते हैं। एक निश्चित टाइम के बाद वो अपना मोशन रिपीट करते रहते हैं, अपनी गति को दोहराते रहते हैं। तो जो मोशन होता है प्लैनेट्स का, ग्रहों की जो गति होती है, वही गति होती है आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट टॉपिक है ऑसिलेटरी मोशन, कंपन गति या दोलन गति। बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आवर्त गति है, लेकिन इसमें जो कण है, जो बॉडी है, वो किसी फिक्स्ड पॉइंट के आगे और पीछे गति करती है, अपने मोशन को रिपीट करती है। उसका टाइम भी डेफिनेट होता है, एक निश्चित समय बाद अपने मोशन को रिपीट करती है एक निश्चित पाथ पर। उसका जो मार्ग है वो भी निश्चित होता है। किसी पॉइंट के आगे और पीछे, टू एंड फ्रो, वो मोशन करती है, बार बार अपनी गति को दोहराती है, उसी मार्ग पर, उसी पाथ पर अपनी गति को दोहराती है एक निश्चित समय के बाद। तो उसी गति को हम कह देते हैं कंपन गति या दोलन गति या ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं। हिंदी में अगर आप शॉर्ट में लिख रहे हैं तो आप स, आ, ग करके लिख सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश में शॉर्ट में लिख रहे हैं तो वो है SHM। कहीं पर भी SHM या स, आ, गा लिखा हो तो आप समझ जाइए कि ये बात हो रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति की, जो एक प्रकार की ऑसिलेटरी मोशन ही है, कंपन गति ही है। कंपन गति में जो कण होता है वो अपनी गति को दोहराता है एक फिक्स्ड पॉइंट के आगे और पीछे एक निश्चित समय के बाद। तो वही ऑसिलेटरी मोशन इन अ सिंपल लाइन, एक सरल रेखा में जो कंपन गति या दोलन गति होती है, उसी गति को हम कह देते हैं सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और जो फिक्स्ड पॉइंट है जिसके आगे और पीछे बॉडी मोशन करती है, रिपीट करती है बार बार अपने मोशन को, उसी फिक्स्ड पॉइंट को हम कह देते हैं कण की मीन पोजीशन। जो बॉडी की मीन पोजीशन है, माध्य स्थिति या इनिशियल पोजीशन है, प्रारंभिक स्थिति, उसी फिक्स्ड पॉइंट को हम उसकी माध्य स्थिति या प्रारंभिक स्थिति कह देते हैं। और ऑसिलेटरी मोशन को ही हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कह देते हैं जब वो एक सिंपल लाइन में होता है, एक सरल रेखा में। कंपन गति को ही हम क्या कह देते हैं? सरल आवर्त गति। नेक्स्ट टॉपिक है फेज। फेज का मतलब है कला, और ये वो कला नहीं है जो कलाकारी आप करते रहते हैं। ये क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक भौतिक राशि है, एक ऐसे भौतिक राशि जिससे हम ये पता लगा पाते हैं, ये फाइंड आउट कर पाते हैं कि कोई भौतिक राशि
कि डायरेक्शन क्या है, किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन, दिशा क्या है, वो किस दिशा में है, और उसकी पोजीशन क्या है, वो कौन सी स्थिति में है। जिस भौतिक राशि से, जिस फिजिकल क्वांटिटी से इस बात का पता लगा पाते हैं, उसी को हम कह देते हैं फेज, कला, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग एसएचएम, सरल आवर्त गति में कण का विस्थापन। और विस्थापन क्या होता है, जो भी मिनिमम डिस्टेंस कवर की जाती है किसी बॉडी के द्वारा, उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जो न्यूनतम दूरी चली जाती है किसी पिंड के द्वारा जब वो सरल आवर्त गति करता है, तो उसी न्यूनतम दूरी को ही हम कह देते हैं विस्थापन। ये एक बॉडी है जो ऑसिलेटरी मोशन कर रही है, कंपन गति कर रही है, या पीरियोडिक मोशन कर रही है, या सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। कण का जो सेंटर पॉइंट है वो है, जो केंद्र है वो है O से रिप्रेजेंट किया गया है। कण B पर पहुंचा है, ये रेडियस होती है उनकी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और आपको पता है जो एंगल बनता है उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर भी हमने उसको थीटा से रिप्रेजेंट किया है। अगर हम B को A से मिला देते हैं तो जो एक और एंगल बनता है, ये दोनों एकांतर कोण हो जाते हैं, इसीलिए अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। कण O से A तक गया है, सरल आवर्त गति जब उसने स्टार्ट की है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तब वो O से A तक गया है। जितनी डिस्टेंस उसने कवर की है उसको हमने y से रिप्रेजेंट किया है, जिसको ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। हमने A से B को मिला दिया है, B को O से मिलाया है, तो एक ट्रायंगल त्रिभुज बना दिया है। AOB एक त्रिभुज बना हुआ है। O से B तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया है। ये बॉडी कौन सी गति कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। आपको पहले पढ़ाया था सेमेस्टर 1 में, आपको एक चैप्टर में पढ़ाया गया था एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग के बारे में। कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। थीटा क्या है यहाँ पर, कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड टी फॉर टाइम, समय। तो कोणीय विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, कोणीय वेग। उसी से हो जाता है ओमेगा इज थीटा अपॉन टी, देन थीटा इज ओमेगा इंटू टी। तो यहाँ पर थीटा की जगह हम क्या और लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू टी। अब आप जानते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, किसी ट्रायंगल में हम उसका मान कैसे निकाल सकते हैं, ये आपने पहले मैथ्स में पढ़ा होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल AOB में देखेंगे, साइन थीटा बराबर होगा OA अपॉन OB। साइन थीटा बराबर होता है, ये जो है वो है y, AO को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, y से, और OB को हमने रिप्रेजेंट किया है A से। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर हो जाएगा y अपॉन A, और y बराबर हो जाएगा यहां से A साइन थीटा। अगर हम इसको थीटा की फॉर्म में लिख रहे हैं तो, और अगर हम इसको ओमेगा टी फॉर्म में लिख रहे हैं तो y बराबर हो जाएगा A साइन ओमेगा टी। ये है इक्वेशन है किसके लिए है, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए है, विस्थापन के लिए है, जिसको हमने y से रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पर A है, A क्या है यहाँ पर, एम्पलीट्यूड, जिसको हम कहते हैं आयाम।
जो कण द्वारा मिनिमम दूरी तय की जाती है, मिनिमम डिस्टेंस कवर की जाती है, उसको तो हम कह देते हैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। और जो कण द्वारा मैक्सिमम डिस्टेंस कवर की जाती है या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को, अधिकतम विस्थापन को ही हम क्या कह देते हैं, एम्पलीट्यूड, आयाम कह देते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के बारे में आपने पढ़ा होगा। एक को कहते हैं लंब बटे कर्ण, एक को कहते हैं आधार बटे कर्ण और एक को कहते हैं लंब बटे आधार। तो उसी के हिसाब से हमने ये लिया है साइन थीटा, उसके अकॉर्डिंग कितना हो जाता है, ओ ए अपॉन ओ बी, और हमने दोनों का मान रख दिया। ओ ए बराबर वाई के है, ओ बी बराबर ए के है, और वाई इज ए साइन थीटा, जो कि हमारा फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट के लिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। और आवृत्ति क्या है, जब कण, कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, सरल आवर्त गति कर रही है, तो वो कंपन भी करेगी। तो एक सेकंड में जितने ऑसिलेशंस करे जाते हैं, जितने कंपन करे जाते हैं, जितने वाइब्रेशंस करे जाते हैं बॉडी के द्वारा सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति में, एक सेकंड में कंपन की संख्या को ही नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से या स्मॉल एन से, जो बराबर होता है 1/t। और t का मतलब होता है यहाँ टाइम, क्योंकि हम कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, पर सेकेंड बॉडी जो भी कंपन करती है, जो भी वाइब्रेशंस करती है, उसको ही हम फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। इसीलिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t। इसकी यूनिट होती है, इसका मात्रक होता है हर्ट्ज, या आप इसको समय के फॉर्म में लिखकर भी इसकी यूनिट को निकाल सकते हैं, वो है सेकेंड इनवर्स। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/t, जिसकी यूनिट होती है हर्ट्ज या सेकेंड इनवर्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइम पीरियड, आवर्तकाल। और आवर्तकाल क्या होता है, ये एक रेसिप्रोकल होता है, किसका, आवृत्ति का, फ्रीक्वेंसी का। जितना टाइम हमें किसी बॉडी को एक वाइब्रेशन, एक कंपन करने में लगता है, उसी टाइम को हम कह देते हैं टाइम पीरियड, आवर्तकाल। इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टी, जैसे कि आपको पहले बताया था, एन बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी में जब बताया था आवृत्ति में, एन बराबर क्या होता है, 1/t। तो वैसे ही टी बराबर क्या हो जाता है, 1/n, और इसकी यूनिट, इसका मात्रक होता है सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एम्पलीट्यूड, आयाम। आपको पहले बताया है, हम इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने जब डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन का फॉर्मूला ड्राइव किया था, उसमें किया गया है। और आपको बताया जब विस्थापन अधिकतम हो जाता है, जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है बॉडी के द्वारा, तब उसी डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कह देते हैं, एम्पलीट्यूड कह देते हैं। और ये मैक्सिमम कब हो जाएगा, जब विस्थापन आयाम के बराबर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगा, एम्पलीट्यूड के बराबर, तभी वो मैक्सिमम हो जाएगा। हमने विस्थापन के लिए जो फॉर्मूला ड्राइव किया था, वाई होता है ए साइन ओमेगा टी। जब हमारा एंगल ओमेगा टी 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तब साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। जब हमारा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तब हम उसकी जगह वैल्यू रख देंगे 1। तब जो y है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, उसकी जगह हम 1 रख देंगे। तो जो y है, डिस्प्लेसमेंट, वो किसके बराबर हो जाएगा, एम्पलीट्यूड के बराबर, और तब ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसी अधिकतम विस्थापन को हम क्या कह देते हैं, आयाम। नेक्स्ट क्या है, वेलोसिटी, वेग। और वेग क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन की दर को ही हम क्या कह देते हैं, वेग कह देते हैं। और ये मत भूलिए कि यहाँ पर जो भी टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं, वो सब किस में हो रहे हैं, जब बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, सरल आवर्त गति कर रही है। तो वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल v से। स्मॉल v क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन की दर। और विस्थापन के लिए हमने पहले फॉर्मूला ड्राइव किया है, y है a sin ओमेगा t। तो हम y की जगह क्या रख देंगे, a sin ओमेगा t। अब आप देख रहे होंगे ये डिफरेंशिएशन की फॉर्म में है, अवकलन के रूप में है। तो अब हम इसका अवकलन कर देंगे, a बाहर आ जाएगा, t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। डिफरेंशिएशन करने पर जो साइन थीटा है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉस थीटा में,
उसी तरह से साइन ओमेगा टी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी में। ओमेगा टी का हमें दोबारा से अवकलन करना होगा, टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो उसका ओमेगा टी का अवकलन रह जाएगा ओमेगा। हम इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं। v का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। हमने साइन को किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। ये v का एक फॉर्मूला ड्राइव किया है हमने, हम इसको कन्वर्ट करके दूसरा फॉर्मूला भी v वेलोसिटी वेग के लिए दूसरा फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। आप देखिए, ये हमने वेलोसिटी का एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, v के लिए वेग के लिए हमने एक सूत्र निकाल लिया है जो है v इज a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब हम इसे कन्वर्ट करके दूसरा फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। आपने पहले मैथ्स में पढ़ा होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो वैसे ही कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी भी हो जाएगा 1। हम प्लस में है तो आगे पीछे भी अरेंज कर सकते हैं इसको। वैसे मैंने कॉस पहले लिख लिया है, साइन बाद में लिख लिया है, और इसी के अकॉर्डिंग कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी हो जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हमने इक्वेशन पढ़ी है डिस्प्लेसमेंट के लिए, वो है y इज a साइन ओमेगा टी। तो यहीं से साइन ओमेगा टी बराबर हो जाएगा y अपॉन a, जिसको हम यहां रख देंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी में साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो हम यहां पे रख देंगे कॉस ओमेगा टी की जगह हमने क्या रख दिया है, ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए कॉस ओमेगा टी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हम इसको बाहर भी ले सकते हैं ब्रैकेट से, तब ये आ जाएगा 1 अपॉन ए रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हम इसे cos ओमेगा टी की जगह इसे लिख देंगे, तो हमारा v आ जाएगा a ओमेगा 1 अपॉन a रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ए से कैंसिल हो जाएगा, तब हमारा v हो जाएगा ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमने ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी को चेंज कर लिया है, v का जो पहला फॉर्मूला था उसको हमने कन्वर्ट करके दूसरा फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है। v किसके बराबर हो गया है, ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सीलरेशन, त्वरण। और त्वरण क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कह देते हैं, हम त्वरण कह देते हैं। जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो उसका जो भी वेग परिवर्तन होता है, वेलोसिटी में जो भी चेंज होता है, उसी रेट को हम क्या कह देते हैं, एक्सीलरेशन। और यहाँ पर क्योंकि हमने एम्पलीट्यूड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया है, आयाम को ए से प्रदर्शित किया है, स्मॉल ए से प्रदर्शित किया है, तो यहाँ हमने एक्सीलरेशन को कैपिटल ए से प्रदर्शित किया है, जो हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग परिवर्तन की दर। और v के लिए आपने फॉर्मूला निकाला हुआ है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसको ही हम यहां रख देंगे, तो a किसके बराबर हो जाएगा, b a ओमेगा कॉस ओमेगा टी
अपॉन dt। जब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, अवकलन कर देंगे, तो ए ओमेगा बाहर आ जाएगा, ए ओमेगा बाहर आ जाएगा। कॉस ओमेगा टी का, कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो वैसे ही कॉस ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी। और ओमेगा टी का हमें दोबारा से अवकलन करना होगा, तो ओमेगा टी का आ जाएगा ओमेगा, क्योंकि हम इसको टी के सापेक्ष कर रहे हैं। तब हम इसको अरेंज कर लेंगे, तो ए बराबर आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। और साइन ओमेगा टी की जगह हम रख देंगे, साइन ओमेगा टी की जगह हम क्या रख देंगे, y अपॉन ए। तब ए आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई अपॉन ए से कैंसिल कर देंगे। तब ए के लिए, त्वरण के लिए, एक्सीलरेशन के लिए जो फॉर्मूला ड्राइव होके आता है वो है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। ओमेगा का मतलब आपको पहले ही बताया गया है, ओमेगा है एंगुलर एक्सीलरेशन, कोणीय वेग, और वाई का भी मतलब आपको पहले बताया गया है, वो है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। ए का, स्मॉल ए का मतलब भी आपको पहले बताया है, वो है आयाम, एम्पलीट्यूड, और कैपिटल ए क्या है हमारा, एक्सीलरेशन, त्वरण। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। और प्रत्यानयन बल क्या होता है आपको पता ही है। जब कोई बॉडी पेंडुलम करती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है, ऑसिलेटरी मोशन करती है, तो वो इनिशियली बॉडी किसमें होती है, जैसे ये एक घड़ी का पेंडुलम है जो इस तरह से लटका हुआ होता है, तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन होती है, प्रारंभिक स्थिति होती है। कोई भी बॉडी इनिशियली अपनी प्रारंभिक स्थिति में ही होती है, जैसे कि पेंडुलम है। जब आपने देखा होगा, अगर आप इस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी तरह का बल लगाने पर जब आप इसको डिस्प्लेस कर देते हैं तो वो थोड़ी डिस्प्लेस हो जाती है, और फिर आप जब उसे छोड़ देते हैं, जो हमारे सिंपल पेंडुलम है, अगर किसी ने एक्सपेरिमेंट किया होगा तो उसके लिए भी है, और एक्सपेरिमेंट अगर नहीं किया होगा तो घड़ी का जो पेंडुलम है उसे भी आप देख सकते हैं। वो ऐसे जाता है, फिर वापस ऐसे जाता है, फिर वापस ऐसे जाता है, फिर वापस ऐसे जाता है। वो इसी तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन करता रहता है, और हर बार इस स्थिति से पास होता है, इस पोजीशन से वो गुजरता ही है, जो कि उसकी इनिशियल पोजीशन होती है या उसकी मीन पोजीशन होती है, प्रारंभिक स्थिति या माध्य स्थिति। तो रीस्टोरिंग फोर्स का क्या काम होता है, प्रत्यानयन बल। उस बॉडी को, प्रत्यानयन बल ही है जो उस बॉडी को मीन पोजीशन में या प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयास करता है। जैसे अगर बॉडी इधर डिस्प्लेस हुई है, तो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही वो इधर से इधर जाती है, मतलब वो अपनी इनिशियल पोजीशन की ओर जाती है, और फिर से डिस्प्लेस होकर वापस इनिशियल पोजीशन में आने की कोशिश करती है। तो प्रत्यानयन बल का काम क्या होता है, बॉडी को इनिशियल पोजीशन में लाना, उसकी प्रारंभिक स्थिति या माध्य स्थिति में लाने का जो बल काम करता है, उसी को कहते हैं प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स। न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग m बराबर किसके होता है, m का मतलब है फोर्स, m का मतलब है मास, a का मतलब है एक्सीलरेशन। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। और अभी हमने त्वरण के लिए सूत्र निकाला था, a बराबर क्या निकाला था, ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, जिसको हम यहाँ रख देंगे। तब जो f है वो बराबर हो जाता है माइनस m ओमेगा स्क्वायर वाई। यही फॉर्मूला होता है रीस्टोरिंग फोर्स का, प्रत्यानयन बल का फॉर्मूला क्या है, माइनस m मीन्स मास, द्रव्यमान, इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा मीन्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति, इंटू वाई का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। किसी भी बॉडी का जो मास है, द्रव्यमान है, या उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति होती है, वो हमेशा ही कांस्टेंट रहती है।
जब हम किसी कांस्टेंट को कन्वर्ट करते हैं तो हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा देते हैं। उसी तरह से जिस तरह से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पर किसी कांस्टेंट को लगाते हैं, किसी नियतांक को लगाते हैं, वैसे नियतांक को हटा देने पर हम उसकी जगह प्रोपोर्शनल का साइन लगा देते हैं। तो हमने m ओमेगा स्क्वायर को, जो कि कांस्टेंट है, किसमें कन्वर्ट कर दिया है, प्रोपोर्शनल के साइन में। तो आप देख रहे होंगे जो फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके है, y के डिस्प्लेसमेंट के। और आगे एक साइन लगा हुआ है माइनस। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रत्यानयन बल होता है वो सीधे समानुपाती होता है विस्थापन के, जब कोई कण सरल आवर्त गति करता है तब। लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होती है, दिशा होती है उसकी, वो विस्थापन के विपरीत होती है। इसीलिए यहाँ पर साइन आता है माइनस। जैसे विस्थापन इधर है तो रीस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा, प्रत्यानयन बल इधर विपरीत दिशा में लगेगा, इसीलिए ये माइनस आता है, क्योंकि वो इसको इस पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही जब डिस्प्लेसमेंट इधर है तो वो किधर लाएगा उसको, इधर उसकी मीन पोजीशन में। तो इसका मतलब क्या है, restoring force is directly proportional to the displacement and opposite in direction। प्रत्यानयन बल विस्थापन के सीधे समानुपाती होता है, लेकिन उसकी जो दिशा है वो विस्थापन के विपरीत। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक। और सरल लोलक के बारे में आपने पहले सुना होगा। ये क्या होता है, हम एक छोटा और भारी भी होना चाहिए ऐसे एक बॉडी को लेते हैं, उसको एक धागे से बांध देते हैं। धागा कैसा होना चाहिए, अनस्ट्रेचेबल, जो जिसमें खिंचाव नहीं होना चाहिए, वेटलेस, जिसमें ज्यादा भार नहीं होना चाहिए। ऐसे ही एक धागे से जब हम किसी छोटे और भारी कण को बांध देते हैं और इसको एक दृढ़ आधार से लटका देते हैं, एक रिजिड सपोर्ट दे देते हैं, तब जो हम अरेंजमेंट करते हैं ये पूरा, उसको ही हम क्या कहते हैं, सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक। और ये जो पेंडुलम है, ये जो छोटा भारी, स्मॉल एंड हैवी पार्टिकल है, इसको हम कहते हैं बॉब। उस बॉडी को हम क्या कहते हैं, बॉब। जनरली हमने ऐसा देखा है कि पीतल एक ऐसी धातु है, जो ब्रास एक ऐसी मेटल है जो क्या करती है, स्मॉल भी होती है, छोटी भी होती है, लेकिन उसमें वेट भी होता है, वो हैवी भी होती है। तो हम ऐसी ही बॉडीज को, छोटे छोटे बॉडीज को ले लेते हैं, उसको एक ऐसे धागे से बांध दिया जाता है जिसमें वेट ना हो, जो स्ट्रेच ना हो सके, भार नहीं हो, खिंचाव ना आ सके उसमें। ऐसे ही अरेंजमेंट को जब हम किसी दृढ़ आधार से लटका देते हैं, तब हम उसी को कह देते हैं सिंपल पेंडुलम। पूरे अरेंजमेंट को हम क्या कह देते हैं, सरल लोलक। और इस पेंडुलम को, इस बॉडी को, जो कि छोटी भी है और भारी भी है, उसको ही हम कह देते हैं बॉब। और जो धागे की लंबाई होती है, धागे की लंबाई और धागे की जो लंबाई है, लेंथ ऑफ थ्रेड एंड रेडियस ऑफ बॉब, जो पेंडुलम है उसकी त्रिज्या के योग को, धागे की लंबाई और पेंडुलम की त्रिज्या के योग को हम क्या कह देते हैं, इफेक्टिव लेंथ, प्रभावी लंबाई। प्रभावी लंबाई क्या है, ये सम है, सम ऑफ लेंथ ऑफ थ्रेड एंड रेडियस ऑफ बॉब। बॉब की त्रिज्या को और धागे की लंबाई के योग को हम क्या कह देते हैं, प्रभावी लंबाई। हम उसको सिर्फ धागे की लंबाई नहीं लेते हैं, उसमें हम धागे की लंबाई भी लेते हैं, और जो बॉब है, जो पार्टिकल है, उसकी रेडियस भी उसमें जोड़ देते हैं। तब हमारी जो लंबाई आती है उसको कह देते हैं हम इफेक्टिव लेंथ, प्रभावी लंबाई। आपको ये जो टॉपिक्स आज पढ़ाए गए हैं उसमें कैसे भी प्रॉब्लम होती है तो आप पहले तो नोट्स से पढ़ें, और नोट्स से पढ़ने पर भी अगर आपको क्लियर नहीं होता है
तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, लेकिन अपनी तैयारी अच्छे से करें। थैंक यू।